बॉलीवुड का, हिंदुस्तान का सबसे पहला सुपरस्टार उसके एस्टैब्लिश होने में कहीं न कहीं हल्का-फुल्का नेपोटिज़्म ज़रूर। शादीशुदा देविका रानी, शादीशुदा जिनके देविका पति रानी। प्रोड्यूसर हैं, पत्नी हीरोइन है, उनकी उनको हो आंख गया इश्क। नाक के नीचे ही। वो दोनों इलोप कर गए, भाग गए। तो फ़िल्म कैसे शुरू होगी दोबारा से? कुमुदलाल कम हियर तुम्हें आज से हम हीरो नियुक्त करते हैं। और उनका नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू दिस शो जिसका नाम है दुनिया जादू का खिलौना, जिसमें बातें होंगी दुनिया के रंग बिरंगे लोगों की, अजीब बातों की, गजब घटनाओं की। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एलके। और मैं हूँ रिकी। हेलो। सो रिकी, एक वर्ड जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, हर जगह इसकी बात की जाती है, और वो वर्ड है नेपोटिज्म। हम्म सो नेपोटिज्म क्या होता है? तुम्हारे ख्याल से नेपोटिज्म किसका नाम दिया जाता है? मेरे ख्याल में नेपोटिज्म वो है जहां आप किसी को अनड्यू फेवर करते हो। अम, कोई अपना जिसके लिए आप अनड्यू फेवर करते हो। ओके, और ये हम बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में काफी सुन रहे हैं रिसेंट टाइम। अगर मैं तुमसे कहूं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म कोई रीसेंट चीज नहीं है, तो विल यू बी सरप्राइज्ड? इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कहाँ से इंटरेस्टिंग। इसकी पैदाइश हुई इस वर्ड की। पैदाइश तो, इस वर्ड की पैदाइश तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि बॉलीवुड का, हिंदुस्तान का सबसे पहला सुपरस्टार हम्म जो आया, उसमें उसके राइज में, उसके एस्टैब्लिश होने में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का नेपोटिज्म जरूर था। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक्सीडेंटल ही सही, लेकिन नेपोटिज्म था। तो आज मैं चाहता हूं कि हम उसकी बात करें। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। मैं रैग्स टू रिचेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, राइज ऑफ अ कॉमन पर्सन टू बिकम अ बिग सुपरस्टार। विच इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोर देन 100 years रिवाइंड करके। सो लेट्स गो। एक विशाखापट्टनम में एक कर्नल डॉक्टर मनमथ नाथ चौधरी नाम के एक बड़े नामी गिरामी इंसान थे। उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। विशाखापट्टनम में थे वो, और काफी अच्छे परिवार के थे। उनकी वाइफ भी बड़े अच्छे परिवार की थी, बड़े बड़े जमींदारों का परिवार था बंगाल से। और इनफैक्ट उन लोगों का फैमिली कनेक्शन रविंद्रनाथ टैगोर से भी था। ओके। तो मतलब अच्छा खासा एस्टेब्लिश परिवार था। उनकी बेटी हुई 1908 में। उसका नाम रखा गया देविका रानी चौधरी। अब ये जब बच्ची थी तो अमीर लोग हैं, एंग्लिसाइज्ड भी थे, मतलब मॉडर्न ख्यालों वाले थे। तो अपनी बेटी को उन्होंने भेजा लंदन पढ़ाई करने के लिए। ओके। वहाँ लंदन में वो रही, बोर्डिंग स्कूल में रही। और बोर्डिंग स्कूल के बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहाँ पे भी पढ़ाई की। उन्होंने आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई की देविका रानी ने, और आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इस तरह की पढ़ाई भी करी। और जब तक वो 18-19 की हुई, तब तक उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया था एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर। अच्छा। अच्छा, एक तो ये कैरेक्टर है हमारे स्टोरी की। दूसरा कैरेक्टर दूसरी तरफ से इंडियन ही है, और दूसरा कैरेक्टर का जन्म एक्चुअली देविका रानी से भी 16 साल पहले हुआ था। और उनका नाम था हिमांशु राय। हिमांशु राय एक वो भी अच्छे बंगाली परिवार के थे, शांति निकेतन में पढ़े थे। और उनके फादर ने उनको भेजा लॉ करने के लिए। सो लॉ करना उस जमाने में काफी ट्रेंडिंग था। जो भी बाहर विलायत हाँ, जाता था हाँ। वो बैरिस्टर बनने या ऐसे लॉ डिग्री लेने ही। बाहर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी, हम्म, कि लॉ करना उस समय ऐसा लगता है जैसे कि, जैसे आजकल बोलते हैं ना, इंजीनियरिंग कर लो या एमबीए बन जाओ तो कुछ कर सकते हो। तो कुछ एक रुतबा था शायद, हाँ, राइट। कि लॉयर बन गए आप, जी। बैरिस्टर बन गए, तो आपका एक रुतबा होता है, इज्जत होती है, पैसे तो कमा ही सकते हो। भेजा जी, हिमांशु राय जी गए, वो लंदन गए। वो वहां पे लॉ की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन वहां पे उनका इंटरेस्ट जाग उठा ड्रामा, प्लेज, सिनेमा में। सिनेमा उस समय कुछ Must have been a अपकमिंग new medium. न्यू मीडियम था और एक्साइटिंग रहा होगा। Right. तो काफी दोस्त वगैरह और ऐसे लोगों से मिले वहां पे जो कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। तो हिमांशु राय भी इन्वॉल्व हो गए।
ओके। और वो इंग्लैंड के लोग हों, चाहे उनका एक फ्रेंड जो उनके साथ में काम करने लगा, एक जर्मनी का लड़का था जो फ्रांस ऑस्टिन नाम का, तो उसके साथ तो उन लोगों ने सोचा वहीं पे थोड़ी पिक्चर भी बनानी शुरू कर दी उन्होंने, कोई छोटी मोटी पिक्चर जो भी बनती उस जमाने में जैसे बनाते होंगे, एज नॉट एज एमेच्योर्स बट ट्रेन्ड पीपल, बट नॉट एस्टैब्लिश्ड। तो उन्होंने कुछ पिक्चर भी बनाई वहां पे, फ्रांस ऑस्टिन उसके डायरेक्टर थे। और उस एक फिल्म में इनफैक्ट देविका रानी से भी उनकी मुलाकात हुई, तो देविका रानी को वहीं लंदन में ही उन्होंने काम दिया अपनी पिक्चर में कि कॉस्ट्यूम डिजाइन और डेकोर, क्योंकि वो सब स्टडी कर चुकी थी। इस कहानी में इन दोनों की यहाँ पे मुलाकात हुई, इन दोनों में लाजिम है, यंग लोग हैं, प्यार भी हो गया। उसके बाद वहां पे खत्म करने के बाद वो लोग इंडिया आ गए। इंडिया में साथ साथ में वो उन लोग को यही मंशा थी कि अब हम पिक्चरें बनाएंगे, इंडिया जाके इंडियंस के लिए पिक्चरें बनाएंगे। बहुत चीजें इंपोर्ट करनी पड़ी होंगी, कैमरा इक्विपमेंट, रील्स, जो फिल्म रील्स जो आती हैं, कितना इक्विपमेंट, और साथ साथ में एक इंपोर्ट और किया, वो जर्मन डायरेक्टर जो था उसको भी ले आया अपने साथ में। ठीक है। तो फ्रांस ऑस्टिन भी इनके साथ साथ आ गए कि चलो तुम्हारे साथ अच्छा इक्वेशन, हम पिक्चरें बनाएंगे। और इस बीच में हिमांशु राय और देविका रानी ने शादी भी कर ली। प्यार तो हो ही गया था, शादी भी कर ली, चलो ठीक है, हस्बैंड वाइफ मिलके उन लोगों ने पिक्चर बनानी शुरू करी। एक पिक्चर बनाई उन्होंने उस समय, कर्मा। अब कर्मा वो वाली कर्मा नहीं जो हमने बाद में देखी है दिलीप कुमार वाली 80s में। हाँ, वो कर्मा एक दूसरी पिक्चर थी अराउंड 1930s के टाइम पे। उसके अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन वगैरह करने का काम ही नहीं, वो हिमांशु राय ने बोला मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, एक्टिंग वगैरह सीखी हुई है, तो हीरोइन भी इसे ही बना देते। अब आई डोंट नो, वुड यू से दिस इज नेपोटिज्म या दिस इज जस्ट प्रैक्टिकल डिसीजन, राइट? पार्टनरशिप। तो खैर एक ही साथ ये तीनों काम कर रहे थे ना, डायरेक्टर भी पहले भी काम कर रहे थे, तो शादी के पहले भी काम कर रहे थे। अब उन्होंने बोला कि सुंदर भी है। इसमें हीरो कौन था फिल्म में? हीरो खुद हिमांशु राय थे। अच्छा। तो हिमांशु राय, देविका रानी ने हीरो हीरोइन के तौर पे इस पिक्चर में काम किया। और इस पिक्चर का सबसे इंटरेस्टिंग चीज, बाकी तो मुझे पता नहीं है पिक्चर कैसी थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने पढ़ी इस पिक्चर के बारे में, कि इस मूवी में देविका रानी और हिमांशु राय के बीच में किसिंग सीन था। वो किसिंग सीन 4 मिनट लंबा, एक कंटिन्यूअस 4 मिनट का किसिंग सीन। लिबरल लोग हों तो ऐसे, लिबरल लोग हों और 4 मिनट का किसिंग सीन इन अ फिल्म जिसकी अपनी लेंथ शायद आज की 3 घंटे जैसी पिक्चरें होती हैं वैसी नहीं रही होगी। हाँ। जब आप ये बोल रहे थे तो मैं इमेजिन कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में 80s की कर्मा अभी भी घूम रही है, तो मैं सोच रहा था कि एल के क्या बोलेगा, किस फिल्म में खासियत थी, थप्पड़ तो नहीं हो सकता। 4 मिनट का थप्पड़, बिल्कुल ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीज। अगर नए वाले कर्मा में 4 मिनट का थप्पड़ होता तो आप अज्यूम नहीं कर सकते ना कि 30s में हम ऐसे लिबरल माइंडसेट के थे कि हमारी फिल्म में किसिंग सीन्स होते थे। उस समय देखो ना, अंग्रेजों का टाइम था, तो शायद उस किसी सर्कल्स में किसिंग को बुरा शायद ना मानते हो। मैंने बल्कि एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि ललिता पवार ने भी किसिंग सीन्स किए थे अपनी फिल्म में, क्योंकि वो भी एक जमाने में यार फिल्म हीरोइन थी। मेरे को ना अपने कानों की सफाई करनी पड़ेगी, बिकॉज ललिता पवार के बारे में मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता हूँ। हालांकि आई एम श्योर उस समय वो भी बड़ी अट्रैक्टिव हीरोइन रही होगी, लेकिन ललिता पवार के बारे में ऐसा सोचना पाप लगता है। तो ये जब आप अगर एक बार पढ़ लेते हो ना, ये चीज फिर आपका दिमाग छोड़ती नहीं। खैर जल्दी जल्दी दिमाग का ड्राई क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कहानी में ये हुआ कि ये पिक्चर तो बन गई, ठीक है, इस पिक्चर में इन दोनों ने एक्टिंग करी, पिक्चर रिलीज भी हो गई, बॉक्स ऑफिस में जैसी चलनी थी चली, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक फिल्म कंपनी बनाएंगे। तो इन लोगों ने, सब लोगों ने मिल के, देविका रानी और हिमांशु राय, इन सब लोगों ने बॉम्बे टॉकीज पिक्चर का, मूवीज का एक स्टूडियो बनाया, जो प्रॉपर कंपनी बनाई। स्टूडियो का सिस्टम ये होता है कि एक बड़े से जगह में ऑफिसेस भी वही होंगे, सेट्स भी वही होंगे, सब लोग वहीं काम करेंगे, जैसे कि कोई कंपनी होती है। आपके एक्टर भी आपके एक्सक्लूसिव हैं, आपके राइटर डायरेक्टर सब लोग आप ही के लिए काम करेंगे। तो वो फिल्म स्टूडियो का सिस्टम था, जो कि हॉलीवुड में भी ऐसे होता था। बिल्कुल, बड़े फेमस हॉलीवुड के यहाँ से भी निकले। एक पिक्चर ये लोग बनाने लगे थे, करीब 1933 की बात है ये, जिसके अंदर देविका रानी हीरोइन थी
और उस पिक्चर का नाम था जीवन नैया। तो जीवन नैया में हिमांशु रॉय, ये इनकी स्टूडियो की पहली प्रोडक्शन थी, अब पता नहीं पहली थी या नहीं थी, लेकिन स्टूडियो की शुरुआती शुरुआती रही होगी। टाइम में ठीक इन है। लोगों ने ऐसी पिक्चर बनानी। ओके। और हिमांशु रॉय ने सोचा कि इसके अंदर मैं हीरो नहीं रहूंगा, उसने बाहर से हीरो लिया। हिमांशु रॉय वॉज प्रोड्यूसिंग और देविका रानी हीरोइन थी। हम्म, तो पिक्चर के हीरो का नाम था नजमुल हसन। हम्म, देविका रानी हीरोइन थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई, कहानी में ट्विस्ट आई। हम्म, पिक्चर की शूटिंग चल ही रही थी हम्म। कि देविका रानी और नजमुल हसन के बीच में हो गया रोमांस। इसको इश्क। कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। ओके। शादीशुदा देविका रानी, शादीशुदा जिनके देविका पति रानी। प्रोड्यूसर हैं, पत्नी हीरोइन है, उनकी उनको हो गया इश्क। नाक के नीचे ही। उनके नाक के डायरेक्ट नीचे ये सब चल रहा था। और इस कदर बात बढ़ गई हाँ, कि दोनों ने भाग जाने की ठान ली। वो जो हाँ। हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना कि ले चलो मुझे इस दुनिया से दूर, तो कुछ ऐसे ही बड़ा रहा फिल्मी, होगा। बड़ा फिल्मी। हाँ, शायद यहीं से बात निकली होगी, इस दुनिया हाँ। से दूर ले चलो मुझे। नहीं, लेकिन वो दोनों इलोप कर गए, भाग गए। ओके। और इसके बाद हड़कंप मच गया। हम्म। सबसे बड़ी बात तो भाई हिमांशु हीरो रॉय को लगा हीरोइन। कि तो मेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। दूसरी बात ये है कि मेरी फिल्म की हीरोइन, फिल्म की प्रोडक्शन चल रही है और अब फिल्म में ना हीरो है ना हीरोइन, करें तो क्या करें। तो बहुत सोच समझ के इन्होंने फैसला लिया कि भाई वापस तो लाना चाहिए। हम्म। अब हमारे इस कहानी का थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। उसका नाम है शशाधर मुखर्जी। अच्छा। शशाधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे हम्म। एज अ साउंड टेक्नीशियन। ओके। टेक्निकल तो स्टाफ। माइक्स वगैरह टेक्निकल स्टाफ में थे। बट वो हिमांशु रॉय के थोड़ा करीब थे, इन द सेंस कि वो ट्रस्टेड आदमी। हम्म, और उनकी थोड़ी बहुत इक्वेशन थी देविका रानी के साथ भी, जैसे आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, ऑलमोस्ट लाइक भाई बहन। हम्म, तो हिमांशु राय ने शशाधर मुखर्जी की तरफ देखा, बोला कि भाई तुम थोड़ा बहुत जानते हो, तुम्हारी बात मान जाए शायद, हम्म। तुम जरा जाओ और उनको मना के बना के वापस लो। लाओ। हाँ, हाँ। हमारी फिल्म में बहुत पैसे लगे हैं, फाइनेंशियर्स लगते होंगे उस समय भी, तो हमारी फिल्म तो होनी चाहिए पूरी, बाकी उनका जो भी मनमुटाव है वो हम देख लेंगे। हम्म, तो शशाधर मुखर्जी ने बोला ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। हम्म, अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके आगे की बात आपको बताऊं, हम्म, एक और कैरेक्टर को लेके आते हैं इस कहानी में। उस कैरेक्टर का नाम है कुमुदलाल। कुमुदलाल इसी कंपनी में, बॉम्बे टॉकीज में, ही इज अ लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट जो अगेन बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, जी। फिल्में डेवलप करना, एडिटिंग करना, जो भी ये सब काम है। हम्म, तो कुमुदलाल भी नौकरी कर रहे थे बॉम्बे टॉकीज में। कुमुदलाल की कहानी ये है कि वो पैदा हुए थे 1911 में, ओके। भागलपुर जिला में। भागलपुर जिला आज के दिन में हमारे बिहार में आता है, और उस जमाने में बंगाल प्रोविंस था पूरा। तो वहाँ, सो कुमुदलाल के फादर लॉयर थे, एक और लॉयर। एक और तो लॉरी। वो यही चाहते थे कि कुमुदलाल जब तक बड़े हुए तो उन्होंने बोला चल बेटा तू तू भी लॉयर ही बनेगा। हम्म, सो उनको भेज दिया गया कलकत्ता। कलकत्ता वॉज अ बिग सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड सो मेनी थिंग्स। हमारे मेरे ख्याल से उस समय तक तो इट वाज द बिगेस्ट सिटी इन इट वॉज द बिगेस्ट सिटी ऑफ कोर्स। तो वहां पे भेजा गया कुमुदलाल को कि तुम जाओ लॉयर बनो। हम्म, सो कुमुदलाल चले गए लॉ करने, लेकिन उनका मन तो लगता नहीं था। उनको ना पढ़ाई में अच्छा लगता था, लॉ में खासकर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। अच्छा। तो कुमुदलाल ने किसी तरह से हाथ पांव मार के एग्जाम दिया होगा, हो गए फेल। हम्म, तो फेल हो गए तो अब उनको इस बात का डर कि डैडी मारेंगे। राइट, क्या गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे। तो कुमुदलाल ने उस डर के मारे जो भी थोड़ा बहुत पैसा उनके पिताजी से मिला हुआ था उनको जेब खर्च वगैरह के लिए वो बटोरा और भाग गए बॉम्बे। अच्छा। बॉम्बे क्यों? कुमुदलाल की एक बहन थी सीता देवी। हम्म, तो सीता देवी बॉम्बे में रहती थी, उनकी शादी हो गई थी, तो बॉम्बे में रहती थी वो अपने पति के साथ। तो कुमुदलाल उनके पास पहुंच गए कि दीदी की शरण में। हम्म, अब वहां पे खाली तो नहीं बैठना था, तो उनको उनको लगा कुछ काम वाम तो कर सकता हूँ। ही वॉज अ यंग मैन, 19-20 साल के लड़के थे। हम्म, तो कुमुदलाल ने अपने जीजा जी को बोला, जो उनके बहन के हस्बैंड थे, बहनोई थे उनके। तो उनको बोला कि आप मुझे कुछ काम वाम दिलवा सकते हो क्या? हम्म, तो उनके जीजा जी बोले ठीक है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं ले चलता हूँ, शायद कुछ हो जाए। वो कहाँ काम करते थे? बॉम्बे बॉम्बे टॉकीज। टॉकीज। और जीजा जी का नाम क्या था?
शशाधर मुखर्जी, जो कि हिमांशु राय और देविका रानी के बड़े खास एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस लगाया, लेके गए अपने कुमुदलाल को और हिमांशु राय से मिलवा दिया। हिमांशु राय से देखा, और उस जमाने में ऐसे होता था कि हिमांशु राय, देविका रानी, कोई भी आता था उनसे नौकरी वगैरह कराने, तो वो पोटेंशियल देखते थे कि यार ये फिल्मों में फिट हो सकता है क्या। तो उन्होंने कुमुदलाल का स्क्रीन टेस्ट भी कर दिया। तो ये तो सब हो रहा है हाँ। इस, तो जिस फिल्म की हम बात कर रहे थे, देविका रानी, जीवन नैया, जीवन नैया से पहले की ये बात सब हो पहले की बात, उससे हाँ, पहले की बात ठीक है, है। ये सब कुछ उससे पहले हुआ था। ठीक तो हम फ्लैशबैक में हैं अभी। हम्म। तो फ्रांस ऑस्टिन जो उनका डायरेक्टर था, उसने कुमुदलाल को देखा, बोले भाई क्या शक्ल है, क्या सूरत है, ये हीरो कैसे बन गया, एक्टिंग करने लायक ही नहीं है, इसको एक्टिंग भी नहीं आती, अच्छा। तो इसको मैं नहीं रख सकता। तो हिमांशु राय ने बोला ठीक है, किसी के रेफरेंस से आया है तो कुछ तो काम देना है, तो उन्होंने बैकग्राउंड में को बैक ऑफिस में लगा दिया, चल भाई तू अब लैब असिस्टेंट बन जा। अच्छा। तो कुमुदलाल को नौकरी मिल गई, सब ठीक। खुश। 150 रुपए की नौकरी थी और ठीक ठाक पैसे थे उस जमाने हाँ के लिए। हाँ, 150 तो अच्छा साउंड हाँ, और कुमुदलाल को भी मजा आने लग गया, उसमें काम अच्छा लगने लग गया। एंड स्टूडियो लाइफ पसंद आ गया। हाँ, लाइफ पसंद आई, और वो अच्छे भी निकले अपने काम, मतलब अच्छे से कर रहे, प्रोफेशनली कर रहे थे। तो उनको भी मन में तो आया कि यार मैं भी इस लाइन में आ सकता हूँ, तब तक डायरेक्टर बन पापा सकता को हूँ। समझा दिया था तब तक? पापा को शशाधर मुखर्जी ने समझा दिया था। ओके, जो जीजा जी बोले थे हाँ, तो दामाद बाबूजी थे ना, मान बड़े जाएंगे। दामाद थे, तो उन्होंने समझाया कि यार देखो लड़के का मन ठीक नहीं लग रहा लॉ करने में, तो वेरी आप, क्लेवर। मैं उसको लगा रहा हूँ काम पे, आप फिक्र मत करो। तो उधर पिताजी ने भी बोला चलो ठीक है कोई बात। अब हम वापस आते हैं जी। शशाधर मुखर्जी जा रहे हैं देविका रानी को मनाने के लिए कि भाई वापस आ जाओ, पिक्चर बनानी है। तो देविका रानी ने बड़ी सारी शर्तें रख दी कि ठीक है मैं वापस आऊंगी। अब उनका भी तो मन विचलित रहा होगा ना, क्योंकि उस जमाने में जो मैरिड औरत अगर अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाए, तो सोसाइटी उनको किस नजर से देखती है आप समझ सकते हो। तो इतना लिबरल जमाना नहीं था, फिल्मों में किस करना एक चीज होता है, लेकिन किसी के साथ भाग जाना पति को छोड़ के, तो वो भी मान गए कि चलो वापस चलती हूँ मैं। उन्होंने भी फॉर सोचा होगा एवरीवन, मे बी हाँ इट इज इन माय इंटरेस्ट टू कम बैक। करेक्ट, हाँ करेगी क्या नहीं। तो उन्होंने शर्तें रख दी कि मेरा घर अलग होगा, मैं उसके घर में नहीं रहूंगी, मेरे घर का खर्चा भी वही भरेंगे, ओके। और मेरे को सैलरी भी अलग मिलेगी, मेरे फाइनेंसेस अलग हो जाएंगे। तो ये सारी शर्तें रखी और हिमांशु राय को मानना पड़ा, वही मरता क्या ना करता। तो उन्होंने मान लिया और वापस आ गई। अब पिक्चर वापस शुरू करनी थी, लेकिन इस बीच में हिमांशु रॉय को खून का घूंट तो पीना पड़ा होगा, लेकिन उनको खुन्नक तो रही होगी। तो उन्होंने इस बीच में बोला और क्या कर सकते हैं, तो लजाई बिल्ली खंबा नोचे। तो उन्होंने एक विक्टिम ढूंढ लिया, बोला ये जो हीरो है ना नजमुल हसन, इसको नौकरी से निकालो निकालो। इसको, तो ही मुसीबत फायर्ड की जड़। मुसीबत की जड़ कोई भी हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा बलि का बकरा तो बन गया नजमुल हसन की, उसकी नौकरी खा गए। अच्छा, अब हीरो तो फिर भी नहीं है, तो फिल्म कैसे शुरू होगी दोबारा से। तो हीरो ढूंढने का काम सोचा गया। हिमांशु राय की नजर पड़ी अपने ही लैब असिस्टेंट जी। कुमुदलाल। कुमुदलाल कम हियर तुम्हें आज से हम हीरो नियुक्त करते हैं। कुमुदलाल बेचारा घबराया हुआ सा यंग मैन, उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उससे इस तरह की डिमांड कर दी जाएगी, और वो बहुत घबराया था। और देविका रानी, उस अपने जमाने की तेज तर्रार औरत, उसको ड्रैगन ड्रैगन लेडी माना जाता था। तो उसके सामने तो अच्छे खासे नहीं खड़े हो पाते थे, लेकिन उसने बोला नहीं, कुमुदलाल ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं एक्टर नहीं बन सकता। इस बीच में वो डायरेक्टर जो थे अपने फ्रांस ऑस्टिन, वो भी बोले कि क्या बकवास है ये, इसको तो कर चुके हैं इसका स्क्रीन टेस्ट। ये हीरो बनने लायक है ही नहीं। लेकिन हिमांशु रॉय के तो ईगो पे आ गई थी बात, बोला नहीं मैं तो किसी को भी हीरो बना सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं यही बनेगा हीरो। और कुमुदलाल जी हाथ पैर जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हमारे यहाँ ऐसी चीजों को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है। And he's right. हाँ, उस जमाने में, उस जमाने में हाँ, एक्टिंग को इतना हाई लेवल का प्रोफेशन नहीं माना जाता, खासकर जो लोग लॉ करने जा रहे हैं। और अभी बाबूजी को समझाया था। हाँ, बड़ी मुश्किल समझाया था कि नौकरी करवा रहे हैं, उनको पता लगे कि हीरो बनने लगा है, तो वो 2-4 जूते लेके बॉम्बे आ जाते। खैर बोलने लगे तो हिमांशु रानी का नहीं, तुम्हारे परिवार का क्या इज्जत, मैं भी अच्छे परिवार का हूँ, मेरी बीवी भी अच्छे परिवार की है, हम लोग नहीं कर रहे पिक्चर में काम। तो कुमुदलाल ने
और क्या बोलता वो, तो जबरदस्ती करके उसको हीरो बना दिया गया कि तुम्हें हीरो बनना ही पड़ेगा। और कुमुदलाल नाम जो उन लोगों को इतना खास पसंद, लैब असिस्टेंट के लिए नाम ठीक है, लेकिन हीरो के लिए ये नाम उन लोगों को नहीं जचा। तो ये हिमांशु राय, देविका रानी, सब लोगों ने मिलकर बोला इसका नाम चेंज करना है। और उनका नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया? क्या? अशोक कुमार। वाह। इस तरह से, अशोक कुमार को कौन नहीं जानता, तो इस तरह से अशोक कुमार का जन्म हुआ, फिल्मी हीरो अशोक कुमार का जन्म हुआ, फ्रॉम कुमुदलाल टू अशोक कुमार। अशोक कुमार नाम तो चेंज हो गया, लेकिन अभी भी नर्वस तो थे ना, क्योंकि कभी ऐसा काम करने की सोची तक नहीं थी। तो पहले दिन जब शूटिंग हुई तो वो सोच रहे थे कि अभी भी मैं निकल सकता हूँ। तो वो अपने बाल वो एकदम छोटे 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 काट के पहुंच गए सेट्स पे कि ये अब मुझे निकाल देंगे इनसिंसियर बोल के। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, बोला नहीं ठीक है, तुम विग पहन के काम करो, लेकिन हीरो तुम ही बनोगे। और ये इतने नर्वस कि एक सीन शूट कर रहे थे देविका रानी के साथ, और देविका रानी के गले में एक नेकलेस डालनी है इनको, और ये इतने कपाए हुए, इतने नर्वस थे अशोक कुमार कि वो नेकलेस उन्होंने उन देविका रानी के बालों में ही उलझा दिया, और ऐसे उलझाया कि वो सुलझे ही ना, और उसको निकालने के लिए नेकलेस तोड़ना पड़ा। ऐसी नर्वसनेस। और शूटिंग कर रहे हैं, एक खिड़की के थ्रू जंप करके उनको, हीरोइन को बचाना है विलेन से। और वो जंप का भी टाइम होता है कि भाई ये होगा फिर तुम जंप करोगे, और ये ज्यादा ही जल्दी जंप कर गए बिना टाइमिंग के, और जाके धड़ाम से गिरे स्ट्रेट देविका रानी और विलेन के ऊपर, विलेन की टांग तोड़ दी। वाह। और हिमांशु राव कह रहे हैं भाई क्या हीरो पाया हमने, देखो पहले दिन विलेन की शूट पे पिटाई कर दी। विलेन की पिटाई कर दी, टांग तोड़ दी। और ही कुड डू नथिंग रॉन्ग, जो भी कर रहे थे सब चल रहा था, और पिक्चर तो बन ही गई। तो जीवन नैया पिक्चर बन गई, और जीवन नैया पिक्चर बन के रिलीज भी हुई, और ठीक ठाक बिजनेस भी किया बॉक्स ऑफिस पे। और क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक बिजनेस हो गया, इन दोनों की एज हीरोइन देविका रानी, एज हीरो अशोक कुमार की जोड़ी भी लोगों को ठीक लग गई। तो भाई सबने बोला ठीक है भाई, हीरो मिल गया, पिक्चर भी चल गई, अब इससे और पिक्चरें करवाओ। तो जरा सोच के देखो कि जो इंसान लॉ नहीं करना चाहता था, एग्जाम फेल करके वो आया और अपने जीजा जी की सिफारिश से जॉब पे लगा, किसने सोचा था कि वो हीरो बन जाएगा और उसकी पिक्चर चल भी जाएगी। सो अजब तेरी दुनिया। बल्कि अशोक कुमार की जो इमेज है जिससे हम सब वाकिफ हैं, नर्वसनेस उसमें कहीं नहीं होती, हाँ और जिस तरह आप नर्वसनेस डिस्क्राइब कर रहे हो फर्स्ट फिल्म में, वो तो खड़े ही नहीं हो पा रहे अपने हीरो के कॉन्फिडेंस आ सामने। जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, और यू नो इट्स हार्ड टू इमेजिन। मे बी दैट इज द रीजन अशोक कुमार ने इन्वेंट किया द नेचुरल स्टाइल ऑफ एक्टिंग को, क्योंकि अशोक उससे पहले लोग नेचुरली एक्ट नहीं करते थे, जोर से बहुत बोलना, थिएट्रिकल, ड्रामेटिक, ड्रामेटिक टाइप की एक्टिंग होती थी। अशोक कुमार जब आए पिक्चर में, उन्होंने इन्वेंट किया इंडिया के लिए, इंडिया में पहली बार ऐसे हुआ कि कोई नेचुरल एक्टिंग कर रहा है। मे बी उनका ये तरीका रहा होगा अपनी कॉन्फिडेंस को रखने की, मैं जैसा हूं वैसे बोल देता हूँ। तो प्लस अनदर फैक्टर, ये सारे जो थे, देविका रानी, हिमांशु राय, ये सब ट्रेन्ड एक्टर्स थे, बिकॉज ये सीख के आए हैं, पढ़ के उन्होंने आए हैं। सीखा था। हाँ, एंड अशोक कुमार वाज एन अनट्रेन्ड एक्टर, उनको अनट्रेन्ड क्या, तो वो पीछे लैब से उठा के गर्दन पकड़ के कैमरे के सामने खड़ा किया था उनको। रिलक्टेंट एक्टर थे। तो खैर उनकी कई सारी पिक्चरें उसके बाद बनती रही। इन दोनों की जोड़ी, देविका रानी और अशोक कुमार की हीरो हीरोइन वाली जोड़ी काफी चली। उन लोगों ने अगले 5-10 साल में कई बार कई पिक्चरें बनाई जिसके अंदर दोनों हीरो हीरोइन थे, अच्छी अच्छी खासी पिक्चरें चल रही थी, तो उनको मानना जाने लगा कि हाँ ये अच्छा हीरो है। इनफैक्ट तो ये सारी फिल्में इनकी बॉम्बे टॉकीज के बॉम्बे साथ। टॉकीज के साथ थी, क्योंकि मुलाजिम थे ना, उनके एम्प्लॉय थे। राइट। सारी पिक्चरें अच्छी अच्छी चलने लगी, ही बिकेम एस्टैब्लिश्ड। और इनफैक्ट इतना एस्टैब्लिश, एक पिक्चर इनकी आई थी 1943 में बॉम्बे टॉकीज की, जिसका नाम था किस्मत। किस्मत बहुत ही मशहूर पिक्चर रही है उस जमाने की। अशोक कुमार वाज द हीरो। इनफैक्ट वो पहले ऐसे लीडिंग एक्टर थे जिन्होंने एंटी हीरो प्ले किया था, नो, नेगेटिव शेड्स वाला हीरो प्ले किया था वो। उसके बाद तो हम लोग जानते हैं कई लोगों ने और किया, बट पहली बार किसी लीडिंग एक्टर ने, हीरो ने एंटी हीरो का रोल प्ले किया था उसके अंदर। और वो पिक्चर इतनी जबरदस्त हिट हुई। अब उस जमाने में सोचो, 1 करोड़ का बिजनेस किया उसने। वो पिक्चर कलकत्ता में एक थिएटर में 3.5 साल तक लगातार चली। आई थिंक उस थिएटर का नाम था रॉक्सी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
तो 1 करोड़, मैं थोड़ी देर पहले रिसर्च कर रहा था एक वेबसाइट हम्म, पे कि कन्वर्जन, कि उस जमाने का 1 रुपया कन्वर्ट आज के करके, दाम में कितने। मेरे को 1958 के पीछे जाता हुआ वो कैलकुलेशन नहीं मिली, लेकिन 1958 का 1 रुपया आज के दिन में 93 रुपीज के बराबर। अच्छा, सो अगर हम 43 1943 उसके भी सिर्फ 15 साल पहले चले जाएं, तो हम्म, इस पिक्चर ने 1 करोड़ जो कमाया उस जमाने में, दैट मस्ट बी इक्वल टू मोर देन 100 करोड़ टुडे। इजीली, तो उस जमाने के लिए इस तरह का हिट पिक्चर किसी ने नहीं दिया था। तो अशोक कुमार बिकेम द बिगेस्ट स्टार, दैट इज हाउ ही बिकेम द सुपरस्टार ऑफ हिंदी सिनेमा। और गाने भी उस मूवी के बड़े हिट थे। गाने भी बड़े हिट थे, उनके खुद के गाए हुए गाने मैंने उनके खुद के गाने गाए हुए तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, जो बाद में उसको रीडू भी किया गया है। हमने सुना हुआ है, मैं बन की चिड़िया बन के बन हाँ, बन मैं टू। बोलने वाला था, हाँ, अछूत कन्या भी अछूत कन्या, उनकी उन हिट वही फिल्म्स में दो, से एक। हाँ, वही दोनों हीरो हीरोइन, वही देविका रानी और अशोक कुमार थे। अछूत कन्या बहुत बोल्ड थीम था उस जमाने के लिए। और उनका एक गाना गाया हुआ है, एक चतुर नार करके सिंगार। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, ढाड़े अपने द्वार, जिया निक सुजाते। जो 60s में फिर पड़ोसन पड़ोसन में में यूज भी हुआ। बना, हाँ। इनफैक्ट अशोक कुमार ने सबसे पहले ये वाला गाना गाया था, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा। अच्छा, ओके, और कोई हमदम न रहा। बाद में वो गाना किशोर कुमार ने अपनी तरह से कंपोज करके उसको बड़ा हिट किया था। अच्छा, तो एनीवे वो कहानी अलग है कि गाने कैसे बने, लेकिन किस्मत से सुपरस्टार जरूर बने। सो नाउ जस्ट थिंक कि ना ये एग्जाम फेल करते, ना ये बॉम्बे भागते, ना उनका जीजाजी शशाधर मुखर्जी होते, ना उन्होंने सिफारिश करके इनको नौकरी दिलवाई होती। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो चला है, फाइनली आप कहोगे नेपोटिज्म है या किसी ने किसी की मदद करी, या जो भी कह लो, लेकिन हाँ मैं कहूंगा 1-2 ग्राम नेपोटिज्म तो इसमें है कि किसी की सिफारिश पे आपको नौकरी मिली, बट किसी की सिफारिश से आपको हीरो बनने को नहीं मिला। और सुपरस्टार तो बिल्कुल ही नहीं, और सुपरस्टार तो खैर अपने बूते पे आपके बने, टैलेंट पे भाई बने। टैलेंट है तो, और सुपरस्टार बने, एक्सपेरिमेंटिंग बहुत करी, बोल्ड काइंड ऑफ मूवीज दे मेड। सो दिस इज हाउ अशोक कुमार बिकेम अ सुपरस्टार। तो आई वाज वंडरिंग, इसके बीच हिमांशु राय और देविका रानी और बॉम्बे टॉकीज का क्या हुआ? वेल, ये सारी जो हिट पिक्चरों की जब बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली बॉम्बे टॉकीज की ही बनी हुई पिक्चर थी। इस बीच में हुआ ये कि हमारे बेचारे हिमांशु राय चल बसे। अच्छा, उनका 1940 के करीब उनका कोई Died early. नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उनका, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओके, बेचारे के मतलब दुख कम ही नहीं हो रहे थे। कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, मेरे ख्याल से उनकी कंपनी के फाइनेंसेस को भी लेके कुछ इश्यूज चले अच्छा, थे, वो चल बसे। और उसके बाद देविका रानी ही स्टूडियो चलाने लगी, ओके, लेकिन उनके साथ में शशाधर मुखर्जी और बाय दैट टाइम अशोक कुमार भी मतलब एस्टेब्लिश हो गए थे, तो सब लोग मिलके मैनेज कर रहे थे, और देविका रानी वाज द प्रिंसिपल शेयर होल्डर, और वो रन कर रही थी कंपनी को। और उन्होंने कई पिक्चरें बनाई वैसे। इस टाइम इंडिपेंडेंस हो गई थी या नहीं नहीं नहीं, independence से अभी भी हम पहले? 1940s की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो देविका रानी इनफैक्ट जब किस्मत बनाई तो वो बॉम्बे टॉकीज ने बनाई थी, और देविका रानी ने ही बनाई थी, वो प्रोड्यूस उन्होंने ही करी थी पिक्चर। अच्छा, उस टाइम हाँ, जब किस्मत बनी थी तो हिमांशु राय नहीं रहे हिमांशु थे। राय नहीं थे। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो देविका रानी भी धीरे धीरे उनका भी दिल हट रहा था फिल्मों से, लेकिन वो इन्वॉल्व थी कुछ समय तक। एज एन एक्ट्रेस तो उनका भी करियर खत्म एज हो एन रहा होगा। एक्ट्रेस तो उस समय, कुछ समय बाद नहीं रही। उनकी लास्ट पिक्चर इनफैक्ट 1944 में आई थी, अच्छा, एक पिक्चर थी हमारी बात। अच्छा, तो उसके अंदर वो रोल को प्ले कर रही थी। इनफैक्ट हमारी बात की खास बात ये है कि हमारी बात की खास बात ये है कि उस पिक्चर में एक छोटा सा रोल एक यंग लड़के ने भी किया था, उसका नाम था रणवीर राज कपूर। अच्छा, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो रणवीर राज कपूर को तो हम सब जानते हैं। इनफैक्ट रणवीर राज कपूर कुछ समय के लिए बॉम्बे टॉकीज में डायरेक्टर के असिस्टेंट भी रह चुके थे, तो उन्होंने थोड़ी ट्रेनिंग वहां पे भी ली थी। अच्छा, अब उस समय शायद ऐसे मौके मिलने आसान भी होते होंगे, क्योंकि रणबीर राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर तो खुद ही एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे फिल्मों की दुनिया में और थिएटर की दुनिया में भी। तो कहीं ना कहीं मौके तो ऐसे निकलते हैं। खैर रणबीर राज कपूर की क्या बात करें, उन्होंने तो आगे अलग ही डंका बजाया। मीनवाइल हुआ यूं कि हिमांशु राय के जाने के बाद अगले कुछ सालों में देविका रानी एक तरफ और शशाधर मुखर्जी और अशोक कुमार, इन
इन लोगों के बीच में थोड़ी अनबन सी हो गई, खटपट हो गई। ओके, इसके कारण आज तक पता नहीं है, लेकिन हम्म, कुछ हो गई, उनका आपस में तालमेल नहीं था। ठीक है, तो इन लोगों ने सोचा, शशाधर मुखर्जी और अशोक कुमार ने सोचा कि छोड़ो इस कंपनी को, हम लोग अपनी कंपनी बनाएंगे। तो उन्होंने ये छोड़ा और अपनी नई कंपनी बना ली, जिसका नाम था फिल्मिस्तान। ओके। तो फिल्मिस्तान का नाम तो हाँ, हम लोग सुना ने है, फिल्मिस्तान is दूरदर्शन very पे पिक्चरें famous, देखी, हाँ, फिल्मिस्तान yes, प्रेजेंट्स, हाँ, वो सब हमने देखा हुआ है। काफी पुरानी पिक्चरों में शुरू में एम्ब्लेम आता है right, फिल्मिस्तान का। तो correct, उन्होंने वो बनाया, और वो पिक्चर बनाने के लिए ऑब्वियसली उनका काम यही था, मूवीज बनाने का। और उसके अंदर भी फिल्मिस्तान के जरिए भी शशाधर मुखर्जी और अशोक कुमार ने भी काफी नए नए लोगों को चांस दिए। और चांस क्या दिया, मतलब उनको ग्रूम किया, उनको उनको हीरो बनाया और म्यूजिक डायरेक्टर बनाया। तो ऐसे नाम हैं जैसे कि शम्मी कपूर, हम्म, देव आनंद, इस तरह के बहुत सारे लोग। नासिर हुसैन एक राइटर थे, जो स्टोरी राइटर थे, उनको भी ग्रूम किया एज अ ग्रेट स्टोरी राइटर। वो नासिर आगे हुसैन जाके आगे फिल्म चल के डायरेक्टर बने। बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब कुछ बने। इनफैक्ट उनका भी पूरा परिवार फिल्मों में गया। आजकल के जमाने That's का आप right, देखेंगे तो आमिर खान उनका नेफ्यू है, उनका भतीजा है। absolutely, yes, तो ऐसे काफी नामी लोगों को हम्म, मौके दिए फिल्मिस्तान के थ्रू। इनफैक्ट देविका रानी और अपने हिमांशु राय जो हैं, वो लोग भी काफी रेगुलरली न्यू कमर्स को स्क्रीन करते रहते थे, जैसे उन्होंने अशोक कुमार को भी किया था। तो ऐसा नहीं था कि हर चीज जान पहचान से होती है या कनेक्शन से होती है। वो लोग, कोई भी आके उनसे गुजारिश कर सकता था कि भाई मुझे मौका दो, और अगर उन्हें लगता था तो वो मौका देते थे लोगों को। तो जैसे उनके कि उनके अपने बच्चे नहीं थे। उनके अपने बच्चे नहीं थे। जैसे कि अब आप अपने बॉम्बे टॉकीज के आखिरी कई कुछ सालों में एक पिक्चर आई थी, ज्वार भाटा। तो देविका रानी ने प्रोड्यूस किया था ऑन बिहाफ ऑफ बॉम्बे टॉकीज। उसके अंदर उन्होंने एक नए लड़के को चांस दिया था, उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। अच्छा, लेकिन जैसा कि होता है फिल्मों में, उसका भी नाम नाम change, बदला। हाँ, तो we all know who that वी is, ऑल नो हु दैट इज। देविका रानी ने बोला तुम्हारा नाम मोहम्मद यूसुफ खान नहीं रहेगा, आज से तुम्हारा नाम होगा दिलीप कुमार। तो ऐसे लोगों को भी चांस दिया। अच्छा ही किया भाई, कुमुद लाल जैसे नाम से तो ज्यादा अच्छा लगता है yes, कि अच्छा yes, किया yes, yes, कि अशोक कुमार बना दिया almost जिन्हें। like a institution of बिल्कुल, films, तभी तो देविका रानी और हिमांशु रॉय बिकेम ऑलमोस्ट लाइक यू नो यूनिवर्सिटी, जहाँ से right, बढ़िया बढ़िया लोग पास आउट होते रहते हैं और अच्छा काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं। फिर अराउंड मिडिल ऑफ 40s में देविका रानी का मन बिल्कुल उदासीन हो गया मूवीज को लेके। तो उन्होंने सोचा छोड़ो। सो शी सोल्ड हर शेयर अपने। उन्होंने फिल्म जो बॉम्बे टॉकीज थे उसके जो शेयर उन्होंने किसी बिजनेसमैन को बेच दिया और खुद संन्यास ले लिया। एक रशियन आर्टिस्ट था, पेंटर, उससे शादी कर ली फिर और रिटायर हो गई। और इनफैक्ट बॉम्बे टॉकीज को वो जो बिजनेसमैन था जिसने खरीदा था, उसने 1953 में उसने उसको स्टूडियो खत्म कर दिया। ही जस्ट डिसॉल्व्ड इट। तो बॉम्बे टॉकीज उसके बाद खत्म हो गया। अच्छा, देविका रानी जी बेंगलोर के पास 450 एकड़ जमीन लेके वहां पे उसने अपना घर बनाया। 1994 में उनकी डेथ हुई। तब तक वो वहां पे रह रही थी बेंगलोर में, बेंगलोर के पास। और सबसे ज्यादा आयरॉनिक कहो या दुख वाली बात यह है कि उनकी एंड तक कोई संतान नहीं थी, अपना कोई बेटा बेटी नहीं थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो कर्नाटक गवर्नमेंट टुक ओवर द लैंड। सो कि जिस कोई हेयर इंसान, नहीं था। हाँ, सो जिस कोई वारिस नहीं था। तो जिस इंसान ने इतने लोगों को मौके दिए और इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाई, और हमें अभी तक जिनकी याद है कि ऐसी क्या मस्त कहानी थी उनकी जिंदगी की, Yes, लेकिन इन दी एंड दे जस्ट वैनिश्ड, उनका कोई वारिस ही नहीं। तो ये हुआ। लेकिन वापस अगर लेट्स कम बैक टू द सुपरस्टार ऑफ द डे, अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार के छोटे भाई थे आभास कुमार गांगुली, जिनको आजकल हम जानते हैं किशोर कुमार के नाम से। उनके एक और भाई थे कल्याण नाम के, जिनको हम अनूप कुमार के नाम से बाद में जानते हैं। इन सबको अशोक कुमार खींच के लाए कि भाई तुम भी पिक्चरों में आओ। तो अब आप, अगेन वील कम बैक टू दैट वर्ड, वो जो शब्द है नेपोटिज्म, कि हाँ, ये सब होता था, उस समय भी होता था। लेकिन जिसको सक्सेसफुल होना होता है वो हो जाता है।
अशोक कुमार अपने 2 भाइयों को फिल्म में लेके आए। एक भाई अनूप कुमार, जो कि हम जिसको एक पिक्चर से ज्यादा में जानते नहीं है, चलती का नाम गाड़ी में, अपने भाइयों के साथ। हाँ। दूसरा भाई किशोर कुमार, जो कि इतना प्रतिभाशाली, इतना इंप्रेसिव कि आज तक हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा सिंगर वही है, कम से कम बॉलीवुड की तरफ से जो हम कहते हैं। Right. तो आप चाहे कहो नेपोटिज्म या कुछ कहो, लेकिन जिसको सक्सेस मिलती है उसको सक्सेस मिलती है, जो काबिल है वो आगे जाके जीतेगा, और जिसमें उतनी बात नहीं है वो नहीं जीतेगा। किशोर कुमार ने भी बड़ी सारी पिक्चरें करी, एक्टर भी बने, प्रोड्यूसर भी बने, और म्यूजिक की दुनिया में, गाने की दुनिया में तो उन्होंने धमाल मचाया। लेकिन ऊपर से नेपोटिज्म में एक मतलब हम बोल रहे हैं नेपोटिज्म एंड वी बैंडी अबाउट द वर्ड अ लॉट, बट थोड़ा क्रेडिट हमें अशोक कुमार को भी देना चाहिए, नॉट जस्ट कि वो अपने भाइयों को ले आए, बट बिकॉज उनमें भी तो कुछ हुनर रहा होगा देखने का, टू बी दैट फर्स्ट लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, करेक्ट। कि भाई इनमें इतना टैलेंट तो होना चाहिए कि किसी के सामने खड़ा कर पाऊं। जब मजे की बात पता है क्या है, तुमने ये बोला ना स्पॉटिंग और आइडेंटिफाइंग टैलेंट, किशोर कुमार, आभास कुमार गांगुली उस समय हाँ, वो करना क्या चाहते थे, वो गाने गाना चाहते थे, वो संगीत में आना चाहते थे। अशोक कुमार ने बोला इसमें कोई जरूरत नहीं है, तुम एक्टर बनोगे। एक्टिंग करो। अच्छा, तो ये नहीं है कि अशोक कुमार ने बोला हाँ मेरा भाई इतना अच्छा गाता है तो उसको गायक बनाऊंगा, वो तो बोले तू गाना वाना छोड़, तू फिल्मों में एक्टिंग कर। तो जो किया, किशोर कुमार बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल कॉमेडियन एक्टर, कॉमेडिक हीरो। टू बी फेयर टू हाँ। अशोक कुमार, हाँ, किशोर कुमार हैड अ ग्रेट एक्टिंग पोटेंशियल, करेक्ट। हाँ, ही वाज अ फैंटास्टिक एक्टर, बट उस समय कौन जानता था कि किशोर कुमार उससे भी बड़ा और बड़ी काम प्रतिभा है करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग एंड Right. म्यूजिक डायरेक्शन एंड सो ऑन। चलिए वो तो हुआ, किशोर कुमार ने भी बाद में अपने बेटे को चांस दिया था, फिर अमित कुमार भी वो अपने एक और तरह से, कहानी। वो एक और कहानी है। लेकिन अब हम वापस, बिफोर वी एंड दिस शो, मैं वापस जाना चाहता हूँ शशाधर मुखर्जी की तरफ। शशाधर मुखर्जी भी अपने अपने हिसाब से अपनी जगह पे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन रहे हैं। अब कई लोगों को पता नहीं होगा, मैं भी जब पढ़ा तो मुझे इतने सारे कनेक्शंस मिले, और क्योंकि हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करते हैं। उन्होंने एक और फिल्म कंपनी बनाई अच्छा, जिसका नाम था फिल्मालय। अब उस वाली कंपनी के थ्रू भी उन्होंने बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को चांस दिया। उसके भी देखे हैं, अब मुझे याद आ रहे हैं, फिर मालिया स्टूडियोज। करेक्ट। और वो स्टूडियो में कैसे कैसे स्टार्स को निकाला उन्होंने, साधना, आशा पारेख, संजीव कुमार ने डेब्यू किया उनकी पिक्चर में। तो ऐसे, और साथ साथ में एक और एक्टर को भी डेब्यू करवाया है शशाधर मुखर्जी ने, उनके बेटे जॉय मुखर्जी को। ओके, तो जॉय मुखर्जी भी अपने टाइम पे एक रोमांटिक हीरो उनकी रहे। फिल्म भी ठीक 60s में थी। म्यूजिक बहुत अच्छा होता था उस जमाने में। तो काफी सारी पिक्चरों का सक्सेस का श्रेय आप म्यूजिक को भी दे सकते हो। खैर, ये भी सब था, और उसके अलावा मुखर्जी फैमिली के पूरे कनेक्शन सुनाऊं मैं, मेरे को लिख के लाना पड़ा है क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा। शशाधर मुखर्जी के बेटे, दूसरे बेटे देव मुखर्जी, वो भी एक्टर बने, लेकिन वो इतना नहीं चले। देव मुखर्जी का बेटा आज के दिन में एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है, आयान मुखर्जी। यस, दैट्स राइट। ये जवानी है दीवानी के डायरेक्टर, राइट। उनके भाई सुबोध मुखर्जी, प्रमोद मुखर्जी, दोनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे। अच्छा, उनका एक और बेटा शोमू मुखर्जी, वो फिल्म राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बना। उसने शादी किससे करी? तनुजा से। अच्छा, आप कहेंगे तनुजा कौन? तनुजा की मदर थी शोभना सामर्थ, जो कि अपने जमाने की उन 40s 50s की सक्सेसफुल एक्ट्रेस मानी जाती थी। अच्छा, शोभना समर्थ ने अपनी 2 बेटियों को खुद लॉन्च किया, अच्छा, मुझे फिल्में बनाई, एक तनुजा और दूसरी नूतन। तो तनुजा नूतन बहन दोनों। नूतन कितनी फेमस और कितनी जबरदस्त कलाकार, अवार्ड विनिंग कलाकार। तो इनफैक्ट नूतन के जो बेटे हुए मोनीश बहल, in the 90s, he also 80s में ख्याल से he debuted and tried to become a movie star, but he could not make it big. वो बहुत सक्सेसफुल, 2-3 अच्छी फिल्में की उन्होंने, पता नहीं, मुझे तो कभी कुछ खास नहीं लगे। खैर एनीवे, तो ये थी कहानी तनुजा और नूतन की। तो ये भी रिलेटेड हैं हमारे शशाधर जी से। उनका नेक्स्ट लेवल आपने 2 और नाम मिक्स कर दिए। मैं अभी बता रहा हूँ। शोमू मुखर्जी और तनुजा की जो बेटी हुई, उनका नाम काजोल। काजोल कितनी बड़ी स्टार बनी 2000s, और अभी तक मतलब कहीं कहीं पे नजर तो आती है। हाँ जी। और उनकी शादी हुई अजय देवगन से। अजय देवगन भी
बेटे हैं एक फिल्मी पर्सनालिटी के, वीरू देवगन। Mr. Tishan Tishan. वीरू देवगन was the guy who was behind a lot of fight scenes. Yes. He 60s, 70s, 80s तक। Yes. अब सुनने में आ रहा है कि काजोल और अजय देवगन की बेटी भी फिल्मों में आने का तैयार है। अच्छा। कोई ना कोई उन्हें जरूर ब्रेक सकता देगा है। भाई। लोगों को ये लगेगा ना कि इनके खून में ही एक्टिंग है, तो वो अच्छा ही करेंगे। अच्छा, शशाधर मुखर्जी के बड़े भाई की ग्रैंड डॉटर एक और है फिल्मी पर्सनालिटी, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी। यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मूवी। मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि मुझे लगा कि तुमने 2 नाम मिस कर दिए हैं। हाँ तो एक तो काजल था जो आपने ले लिया, और दूसरा रानी मुखर्जी। हाँ, काजल या काजोल? हाँ, दिखते तो काजोल है। हाँ, लिखते तो काजोल हैं, बोलते कैसे पता नहीं, घर वाले कैसे बोलते होंगे काजोल। काजल ही बोलते हैं मुझे लगता है। एनीहाउ, तो Anyway, रानी मुखर्जी भी उसी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी फिल्म पर्सनालिटी से शादी करी है, आदित्य चोपड़ा, जो कि बड़े माने हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, यस। who is also the son of Yash यश चोपड़ा, Who's यश also चोपड़ा, the brother of who is also the brother of बी आर चोपड़ा। तो ये जो पूरा जो परिवार और कुनबा और खानदान, सबके कितने आपस में कनेक्शंस हैं, देख के हैरत होती है। और अभी हमने कपूर्स की तो बात भी नहीं करी है, वो एक अलग ही स्टोरी है, डायनेस्टी अलग डायनेस्टी है। बट इस सब में एक तो प्योर नेपोटिज्म का नाम हम ले ही सकते हैं, विच इज जो है अमंग द लास्ट पीपल वी मेंशन, हाँ उस फैमिली से रिलेटेड, यश चोपड़ा, आदित्य उदय चोपड़ा, उदय चोपड़ा। हाँ, बट ही इज अ केस स्टडी। क्यों केस स्टडी है? कि जो हम कह रहे थे ना कि अगर कोई काबिल ना हो तो वो नहीं चलेगा, पब्लिक उन्हें रिजेक्ट कर देगी। सो आई थिंक नेपोटिज्म कहो या कुछ भी कहो, जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो चल जाते हैं। और जिसके अंदर काबिलियत नहीं होती है तो पब्लिक गिव सम क्रेडिट टू द पब्लिक, कि पब्लिक भी पहचान लेगी वो यार। छटाई कर सकते हैं। हाँ, तो छटाई पब्लिक ने करी है, तो उदय चोपड़ा कहाँ सक्सेसफुल हुए? हाँ, 2-3-4 धूम, हाँ, फिल्मों में धूम मचा के। 3 बार धूम मचाई उन्होंने। करेक्ट। एनी हाउ, तो ये थी हमारी कहानी, नेपोटिज्म एंड इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार की। तो आज की इस शो में इतना ही। अगली बार दुनिया जादू का खिलौना में फिर मिलेंगे, कुछ और खट्टी मीठी अजीबोगरीब बातें और कहानियां लेकर। अगर आप चाहें तो हमें फीडबैक दे सकते हैं ऑन ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है jaduभरीदुनिया@gmail.com। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त LK। और मैं हूँ रिकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। बाय बाय।